स्टूडेंट्स, आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। कल हमने देखा, अगले वीडियो में हमने देखा तो हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन के एम्पायर में क्या क्या हुआ था, हर्षवर्धन ने क्या किया था। तो ऐसे ही हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा। तो हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और इसके जो राइटर थे खुद ही उसने 3 बुक लिखी थी। और इसके दरबार में एक पोएट और राइटर थे बाणभट्ट, उन्होंने भी 2 बुक्स लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरित। और हर्षचरित में ही से ही हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और इसके अलावा हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, तो आप सबको पता हो तो प्राचीन भारत में, पास्ट इंडिया में भी क्या था, तो प्राचीन भारत में जब बंटवारा नहीं हुआ था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, तब तो हमारे यहाँ पे 3 फेमस यूनिवर्सिटीज थी। वो थी वल्लभी, नालंदा और तक्षशिला। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे आई हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी इमेज तुम देख सकते हो, तो ऐसी नालंदा यूनिवर्सिटी। बाद में वल्लभी कहाँ पे आई हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में आई हुई थी। वल्लभी कहाँ पे आई हुई थी? वल्लभी तो हमारे गुजरात में ही आई हुई थी। कहाँ पे? तो भावनगर में। और जो तक्षशिला थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अब हमारा जो पंजाब का जो एक प्रांत है जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी करके, वहां पे इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी आई हुई है। तो ये आज नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्राचीन भारत में एक शिक्षा का धाम था। नालंदा यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन ने क्या है, उसमें उसको अपग्रेड करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया था। उसको अप लाने के लिए वहां पे बहुत सारे आचार्य वहां पे थी। वहां पे फॉरेन से भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ने आते थे। उसकी ख्याति देखकर बहुत दूर दूर से लोग वहां पे पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही नालंदा में जो आचार्य थे, तो माना जाता है, मैंने रेफरेंस बुक में देखा, तो नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 से भी ज्यादा टीचर्स थे, यानी कि आचार्य थे, गुरुज थे। और इसमें बताया गया है कि नालंदा में 10,000 यानी कि 10,000 स्टूडेंट साथ में पढ़ते थे। वहां पे 300 जितने तो रूम्स थे। तो ऐसे ही नालंदा एक शिक्षा का धाम वहां पे हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्षवर्धन ने नालंदा विद्यालय को उसको डेवलप के लिए आसपास के जो 100 विलेजेस थे, कितने विलेजेस? 100 विलेजेस। तो ये 100 विलेजेस थे, ये 100 विलेजेस का जो टैक्स आता था, उसका जो भी सारा नहीं होता, लैंड टैक्स होता है, उसका जो भी टैक्स है वो उनको पेड करना होता था। वो जो 100 विलेजेस का जो भी टैक्स आता था, वो सारा टैक्स नालंदा यूनिवर्सिटी को अपनाने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए उसमें दिया जाता था। तो इसमें इस सारे टैक्स में से नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पढ़ते थे उनको फ्री शिक्षा दी जाती थी। और ऐसे ही वहां पे फ्री एजुकेशन
दिया जाता था और ये 100 विलेजेस थे, वो विलेजेस का जो पैसे आते थे इसमें से उसका मेंटेनेंस किया जाता था। वहां पे आचार्य थे शिलभद्र, बहुत ही फेमस, एक बोले तो स्कॉलर, वेल नॉन, जिसको उनको जितनी उपाधि दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसे शिलभद्र वन टाइप ऑफ एक ऑलराउंडर थे, सारे मोस्टली सब्जेक्ट का नॉलेज उनमें ठुस ठुस के भरा हुआ था। तो ऐसे ही शिलभद्र के अलावा वहां पे नागार्जुन जैसे और 2000 टीचर्स भी थे। नागार्जुन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जो एक्सपेरिमेंट में से उन्होंने आयरन, आर्सेनिक यानी कि वन टाइप ऑफ पॉइजन, और मर्क्यूरी एश जैसे मेटल का यूज करके उन्होंने मेडिसिन बनाई थी और बहुत सारे लोगों का जीव जान बचा सके, उनके लाइफ को सेव कर सके, ऐसे मेटल उन्होंने यूज किए थे। तो ऐसे ही और बताया जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी में मैंने उनके बारे में डीप में देखा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अराउंड 3 लाख से भी ज्यादा वहां पे बुक्स पढ़ते। आप सोच सकते हो कि 3 लाख बुक्स, हाल में कोई लाइब्रेरी में देखो तो हमारी मिस आंखें होती है वो चौड़ी हो जाती है। 3 लाख मतलब कितनी बुक्स। तो ऐसे ही 3 लाख से भी ज्यादा बुक्स नालंदा विश्वविद्यालय में थे। उनकी एक जो लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी धर्मगंज के नेम से जानी जाती थी। तो लाइब्रेरी देखिए, हम लाइब्रेरी का नेम क्या बोला मैंने, धर्मगंज। तो ये जो लाइब्रेरी थी उनकी, वो धर्मगंज के नेम से जानी जाती है। तो मित्रों, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें नालंदा में क्या हुआ। तो आज ये लाइब्रेरी में से विद्यापीठ, ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस थी, लेकिन बोला जाता है उनको शायद किसी की नजर लग गई ऐसा माने तो। उस टाइम पे इंडिया में खिलजी वंश का शासन था। तो खिलजी वंश का शासन था, वहां पे एक खिलजी शासक बख्तियार खिलजी, क्या नाम बोला मैंने, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नीम का एक शासक था। वो एक बार बीमार पड़ता है। तो वो इतना बीमार पड़ता है कि वहां पे उसके जो दरबार में हकीम थे, यानी कि उसके जो वैद्य, हमारे जब जैसे बोलते हैं डॉक्टर, उस टाइम पे वैद्य थे, वो वैद्य उनको ठीक नहीं कर पाते। वो ज्यादा से ज्यादा बीमार हो जाता है। तब उसे कोई सुझाव दे रहा है कि नालंदा में एक शिलभद्र नेम के फेमस वैद्य है, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन जो ये बख्तियार खिलजी है, वो दिमाग से थोड़ा टेढ़ा है। वो सोचता है, वो उसकी सोच ही अलग है। वो सोचता है कि मेरे जो हकीम थे, जो मेरे वैद्य थे, इतने
वेलमंद वीडियो मेरे को ठीक नहीं कर पाए तो वो शिलभद्रा कैसे ठीक करेंगे? लेकिन बाद में सब उसके ऊपर फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो वो शिलभद्रा को बुलाता है और उनसे ऑफर रखता है कि आप मेरे को ठीक करो, लेकिन सामने वो कंडीशन भी रखता है कि मैं तुम्हारे में कोई भी दवाई तुम्हारी ओर से मैं नहीं ग्रहण करूंगा, आपकी ओर से मैं दवाई ग्रहण नहीं करूंगा और आपको मेरे को ठीक करना होगा। तो आप सब भी सोच सकते हो कि दवाई ग्रहण करने का नहीं और ठीक होने का, तो ये तो नामुमकिन जैसा है। लेकिन फिर भी शिलभद्रा थे ना, ये तो उनको कॉन्फिडेंस था, उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आपकी जो शर्त है, आपकी जो बात है उसको मंजूर है। वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसको बोलते हैं, थोड़े दिन के बाद मिस उनको एक कुरान की एक प्रत देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये हर रोज ये कुरान मीन्स ये जो श्लोक जो है उसमें श्लोका मंत्र जो भी हो उसमें वो तुम्हें पढ़ने के। लेकिन तो हाँ, तो मिस वहाँ पे बख्तियार खिलजी मिस एग्री हो जाता है कि ओके कोई बात नहीं, चलो मैं ये कुरान पढ़ूंगा। लेकिन शिलभद्रा ने क्या किया था? शिलभद्रा ने क्या किया था? शिलभद्रा ने जो कुरान के जो पेज थे इसके ऊपर दवाई लगवा दी थी कि उसको पता भी ना चले, और इसके कांटेक्ट में आने से वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हर पेज पे जो उसने दवाई लगवाई थी, इस जो आयुर्वेदिक औषधि जैसे बोलते हैं, तो मिस वो लगाई थी, इसकी इफेक्ट से वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो ठीक लास्ट में ठीक हो जाता है। लेकिन वो मिस मानने को तैयार नहीं है कि मैं उनकी वजह से ठीक हुआ। वो मिस क्या बोलते हैं ना मिस, जो खुद अपने जो बोल दिया था पहले उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी पता चल गया कि मैं उनकी वजह से ही ठीक हुआ, लेकिन क्या है वो जो शिलभद्रा का गुण वो भूल जाता है और बाद में उनको एक पछतावा होता है। मिस पछतावा नहीं, यानी कि ये मेरे हाथ मेरे को ठीक नहीं कर रहा है और ये नालंदा का एक छोटा सा वैद्य उसको उसने ठीक कर दिया, तो उसको उसके आत्मसम्मान को एक ठेस पहुंचती है और वो नालंदा विश्वविद्यालय को मिस नष्ट करने का सोचता है और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। ऐसा बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी हुई थी वो आग 3 या 4 महीना तक लगती रहेगी। आप सोच सकते हो कितनी सारी बुक्स होगी, 3-4 मंथ तक वो आग जलती रही। आप कल्पना कर सकते हो कि वो वहां पे इस ग्रंथ का कितना भंडार हुआ होगा, कितनी सारी बुक्स होगी। वो आग 3-4 मंथ तक जलती रही और जो हमारा साहित्य था, हमारा लिटरेचर था, हमारे जो पुराने जो वैद्य थे उनकी जो दवाइयां बनाई होने की रीति उसमें थी, वो सारा इसमें नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये बख्तियार खिलजी ने इतना ही नहीं, लेकिन जो हमारे जो वैद्य थे, जो टीचर्स थे, जो गुरु लोग थे, उनको भी उसने मार डाला। और हमारा जो नालंदा विद्यापीठ थी, जो विद्या का धाम माना जाता था, आज वो एक जस्ट देखने लायक ही बची है, बस ओनली उसको हम देखने के लायक ही रही है। तो ये 15th सेंचुरी
सेंचुरीज में ये सारी घटनाएं घटी हुई है। और ये बख्तियार खिलजी ने हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विद्यापीठ थी, उनका नाश कर दिया। और ऐसे ही बाद में नालंदा विद्यापीठ जो विश्व प्रसिद्ध थी, उसकी ख्याति को किसी की मान लो कि नजर लग गई, उसकी दुर्दशा हो गई और ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय का नाश हुआ। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या थी। तो इसके बारे में हमने देखा और आपको भी शायद देखने का सुनने का मजा आया होगा। ओके, तो मित्रों हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा और अब देख रहे हैं उस टाइम के जो लोग थे उन लोगों का जीवन दौरान कैसा था, वो लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं और लाइफ ऑफ द पीपल कि उन लोगों की लाइफ कैसी थी। तो हमें इनकी लाइफ के बारे में कैसे पता चल रहा है, तो उस टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यू एंड सांग इस टाइम पे 629 से लेके 645 तक इंडिया में आया था। तो इसमें से हमें पता चलता है, उसने अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि उस टाइम पे इंडिया में कैसे लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तो इसके जरिए हमें पता चलता है कि लोगों का जीवन दौरान कैसा था। और आप तो उसने बताया है, उनके नोट्स में उसने लिखा है टाउन्स एंड विलेजेस वेर फोर्टिफाइड एंड हैड गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। फोर्टिफाइड टाउन्स एंड विलेज यानी फोर्टिफाइड के हर एक विलेज और टाउन को आसपास किला, जिसे बोलते हैं ना फोर्ट, यानी उसके आसपास एक किला था और एंट्रेंस के लिए क्या था, गेट था। एक ही गेट से उनको एंट्री मिलती थी। और जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। वो 4 पार्ट्स मैंने पहले भी बता दिया है और आज भी बता दूं कि सबसे पहले तो ब्राह्मण, बाद में आते क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। और वहां पे उस टाइम पे 2 रिवाज, कुरिवाज, मेरी वर्ड से तो कुरिवाज जिसे बोलते हैं, पुर्दा यानी कि वन टाइप ऑफ घूंघट प्रथा जिसे बोलते हैं, नहीं वो लेडीज होती है वो अपने ऊपर में अपना मुंह किसी को नहीं बता सकती, ऐसे पुर्दा। और एक सती सिस्टम, सती होने का एक कुरिवाज था कि शायद लड़ाई में या कुछ भी तरह से उसका हस्बैंड मर जाए तो उसके साथ उसके शव को लेकर खुद ही मर जाने का वो कुरिवाज था। तो उसके बारे में भी हिंदुस्तान ने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। और क्या था कि उस टाइम पे लोग कास्ट में ही, उनकी जाति में ही वो मैरिज कर सकते थे। और क्या था कि एक पॉलीगैमी, एक कुरिवाज मानो तो कुरिवाज, इसमें क्या था, देखो महिलाओं के साथ कैसी नाइंसाफी थी उस टाइम पे। अगर उनका हस्बैंड मर जाए तो उनको सती होना पड़ता था, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन सामने ही वो जो जेंट्स लोग थे, जो मेल लोग थे, पॉलीगैमी यानी बहुपत्नीत्व, बहुत सारी बीवियां एक साथ में रख सकते थे। तो बहुत सारी बीवियां वो रख सकते थे, लेकिन जो महिलाएं थी, अगर उनको हस्बैंड उसको मर जाए तो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति कैसी होगी। तो ऐसे ही पॉलीगैमी, बाद में दूसरे भी क्या होता था, तो दूसरी लाइफ स्टाइल में आप देखें, दूसरा पिक्चर्स, तो वो क्या डाइट, उनका फूड कैसा था, तो मोस्टली दूध और दूध की बनावटी यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट,
राइस, व्हीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे। इसके अलावा वो क्लीन क्लोथ्स पहनते थे और जो मेल लोग थे वो धोतीस पहनते थे और जो वुमन लोग थी वो साड़ीज पहनते थे। तो इसके जरिए हमें पता चलता है कि उस टाइम के पहरवेश जिसे बोलते हैं तो धोतीस और साड़ीज। तो इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स थे उन लोगों के बैंगल्स, ब्रेसलेट और नेकलेस, जो थे वो हार पहनते तो ऐसे नेकलेस, और वो सब मोस्टली किसके बनाए हुए थे? फ्लावर्स के। फ्लावर्स का उस टाइम पे वो क्रेज था, तो वो मोस्टली फ्लावर्स में से बनाए हुए ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। और उस टाइम पे जो फेमस गेम थी चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस, गेम्स ऑफ डाइस यानी कि जुगार और चेस। आपको बता दूं एक चेस का फाउंडर कंट्री कौन है? इंडिया ही है। तो चेस और गेम्स ऑफ डाइस उस टाइम की पॉपुलर गेम थी कि जो एंटरटेनमेंट करने के लिए सब लोग खेलते रहते। और इसके अलावा लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक्रोबैट्स यानी कि जो नहीं, आप सबने देखा होगा रथ यात्रा में, यस, रथ यात्रा में जाओ आप तो वहां पे वो अपनी बॉडी से करतब दिखाते हैं। तो एक्रोबैट्स एंड कंजूरर, रथ यात्रा में जाओ बहुत बेस्ट एग्जांपल कि वो आप वो लकड़ी घुमाते हैं, वो सर्कल चक्र जैसा कुछ है वो अपने आसपास की बॉडी पे घुमाते रहते हैं। तो ऐसे ही लोग विलेज में वो एंटरटेन करने के लिए आते थे। आप सब एक्रोबैट्स यानी कि नट टाइप का जैसा नहीं होता जो डोरी पे चलता है, तो ऐसे ही ये मिस उनको एंटरटेनमेंट करते थे। और इसके अलावा लोग अपने गुजारा चलाने के लिए फार्मिंग यानी कि खेती करते थे, और खेती के साथ में ही एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन करते थे। तो इसकी वजह से विश्व अपना जीवन धोरण का अच्छे से चलता था। और उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स। अब बताए कि उस टाइम पे टैक्स तो होगा ही, तो उनकी जो प्रोडक्ट होती थी इसमें से 1/6 पार्ट यानी कि मान लो कि 6 kg गेहूं हो रहे हैं तो 1 kg गेहूं उनको अगर टैक्स पे करना पड़ता था। तो 1/6 kg मिस टैक्स यानी कि 1/6 पार्ट टैक्स उनको पेड करना पड़ता था। और इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल मिस देश में और दूसरे देश में भी ट्रेड करने का मिस चलन था उस टाइम पे, जो मोस्टली वैश्यस के जरिए होता रहता था। और एक अच्छा वर्क था कि उस टाइम पे एक हाईवे था पाटलिपुत्र टू भृगुकच्छ। अब कोई बताएगा कि भृगुकच्छ क्या है? तो भृगुकच्छ यानी कि हाल का जो भरूच का एरिया है, भरूच कोई बोलेगा कि मैंने भरूच तो देखा नहीं, चलो भरूच यानी कि जो हम कबीरवड, आप कबीरवड का नाम तो सुना होगा, तो ये कबीरवड है कहाँ पे आया हुआ है? तो भरूच में आया हुआ है। तो ऐसे ही पाटलिपुत्र से भरूच यानी कि भृगु का जो पोर्ट वाज था बिल्ट बाय द स्टेट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। वहां से एक रास्ता बनाया गया था पाटलिपुत्र से लेके भरूच तक, जो व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बनाया हुआ था। और उस टाइम पे चलन कि यानी कि मान लो कि तुम्हें ट्रेड करना है, तुम्हें व्यापार करना है, तो किससे करोगे? ऐसी एक करेंसी तो होनी चाहिए ना, जैसे हम रुपीस से करते हैं। अभी अमेरिकन वालों के तो डॉलर से करेंगे। तो ऐसे ही उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे कि एक चीज के जरिए दूसरे को दे दो, तो में कितने कॉइन उनको देने पड़ते।
वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। ऑर्नामेंट्स यानी कि जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे वो वुडन पीसेस, कार्व्ड वुडन पीसेस, कार्व्ड यानी कि जो कोतरनी काम जिसे बोलते हैं। देखो आप आर्ट क्राफ्ट में जाओ तो कैसे लकड़ी की और इसकी चीजें बनावट हुई होती है, तो वो चीजों को इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि बनाकर आपके दूसरे देश में उसको भेजा जाता था और इससे भी बहुत सारा बेनिफिट्स यहाँ के लोगों को होता रहता था। इसके अलावा देखिए हम तो इंडिया का जो रिलेशंस थे आसपास में रोम के साथ बहुत ही ज्यादा थे और इससे हमें क्या मिलता है कि हमारे जो रिच माना जाता है ना, इंडिया क्या था, तो इंडिया सोने की चिड़िया था। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि घी दूध की नदियां बहती थी। तो ऐसे ही बहुत ही फेमस बहुत ही वेल नोन सोने की चिड़िया हमारा भारत था, लेकिन जो फॉरेन लोग थे उनकी नजर लग गई और जैसे बख्तियार खिलजी जैसे लोग मिल गए तो उन्होंने हमारा जो रिच कल्चर था उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारी सोने की चिड़िया थी वो सिर्फ नाम की रह गई और इसकी जो रिचनेस थी मान लो कैसे उसको वन टाइम खोखला कर दिया। तो ऐसे ही इस टाइम पे लोग कौन से रिलीजियस फॉलो करते थे, कौन से धर्म पालते थे, तो उस टाइम पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के धर्म को लोग फॉलो करते थे। और क्या था उस टाइम पे, तो हमें चाइनीज मुसाफिर, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन ने बताया कि मिस ऐसे ही बहुत अलग अलग धर्म पालने वाले लोग थे इस और अच्छे से वो भी जैसे भी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे भी विविधता में एकता है रहते हैं, ऐसे वहां पे उस टाइम पे भी लोग रहते हैं। अब हम देखें ह्यूएन के बारे में। तो ह्यूएन क्या था, तो वो एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया में अदर ट्रैवलर विजिट करने के लिए आया। अगर कोई बोलेगा तो आपको विजिट करने आता है तो कितना रुकता है, देखो ये ह्यूएन कितने टाइम इंडिया में रुका, मोस्टली 29 से लेके 45 यानी कि 16 साल तक, 15 से लेके 16 साल तक वो रुका था। और ऐसा माना जाता है कि वो 16 साल रुका तो रुका, लेकिन उसने हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसमें शिक्षा भी ग्रहण की थी, और कई बुक्स में ऐसा भी बताया गया है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने वहां पे टीचिंग भी किया था। तो ऐसे ही शिवभद्र की जो जैसे वहां पे उनके साथ इसने ह्यूएन ने अपना वक्त बिताया था और वो पूरे इंडिया में 15 साल तक, 15 साल तक अलग अलग पार्ट्स में वो घूमा, यानी कि अलग अलग प्लेसेस में वो घूमा। और क्या पता, he has described social, political and religious condition of that time। उसने अपनी बुक्स में बताया है कि उस टाइम पे सोशल कंडीशन कैसी थी, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था, वो भी इसके बारे में बताया है। और इन 645 में जब वो रिटर्न होता है तो अपने साथ में वो बहुत सारे बुक्स वो यहाँ से ले जाता है, बुक्स ले जाता है, रेलिक्स यानी कि प्रत ले जाता है, कई स्टैचूज वो अपने साथ ले जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे एक धर्म, हमने जो पहले पार्ट में नहीं देखा था वो धर्म परिषद हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन ने जो हर 5 साल को एक धर्म परिषद का आयोजन करता था, तो एक 6 जो धर्म परिषद थी उसमें इसने
पार्टिसिपेशन किया था। और इसके अलावा हमें जो हर्षवर्धन के नोट्स में से पता चलता है कि अगर ये हमारे इंडियन लिटरेचर में से बहुत कम पता चल रहा है, लेकिन जो चाइनीज था और ट्रैवलर था, इसकी बुक्स में से हमें पता चला कि इंडिया का कल्चर इतना रिच था। इसकी बुक्स में से हमें उसने जो नोट्स की थी, इसमें से हमें पता चलता है कि इंडिया में उस टाइम पे हंड्रेड्स बुद्धिस्ट मठास थे। हर्षवर्धन के किंगडम में ही 100 मठ्स थे। और उस टाइम पे जो लोग थे वो सिंपल, उनकी जो ख्वाहिश मिजाज थी वो बहुत ही कम थी। प्लस एंड पीसफुल लाइफ वहां पे वो स्पेंड करते थे। वहां के जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो बहुत ही सिंपल थे, अच्छे थे। उनका जो मोरल कंडक्ट था, मीन्स वो एक दूसरे के साथ बिहेवियर था, वो बहुत ही टू मच गुड, मीन्स बहुत ही अच्छा था। उन लोगों के मन में चीटिंग की भावना बिल्कुल नहीं थी। और वो एक दूसरे को प्रॉमिस के से बंधे हुए थे कि वो नहीं बोलते कि राम और दशरथ का एक बार जो वचन दे दिया कि मैं एक बार जो बोल दिया वो कुछ भी टाइम आए तो उसको निभाने का ही, ऐसा ही वो मानते थे। अगर वो शायद ना माना जाए तो उसको पाप मानते थे। तो ऐसे ही हमारा जो इंडिया का रिच कल्चर था वो हमें हियर्स की नोट्स के जरिए हमें पता चलता है। तो ऐसे ही मैं आशा रखूं कि आप सबको इसमें पता चला होगा। अगर ऐसे कोई डाउट है तो बाद में मेरे को बताओ, इन्फॉर्म करो, तो मैं आपकी क्वेरी आपको उसको सॉल्व करेंगे। हियर्स के बारे में है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में है, हर्षवर्धन के बारे में है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ एनी कोई डाउट है और एनी कोई क्वेश्चन है, आप इसके से अलग कुछ जानते हो तो इसके बारे में बताना, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे क्या है, तो देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।